नए चैप्टर की ओर, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करेंट। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पीछे के क्लास में करेंट इलेक्ट्रिसिटी पूरा हम लोग पढ़ चुके हैं, उससे संबंधित क्वेश्चन भी किए थे। इसके अलावा भी अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट करके हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करेंट, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव यानी किसी वायर से जब करंट को फ्लो किया जाता है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। यही हम लोग को पढ़ना, इसी के बारे में, इसी से संबंधित क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। यानी हम यहाँ पे ऐसा भी टॉपिक बोल सकते हैं, मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, इससे संबंधित भी क्वेश्चन करेंगे। यानी चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेश के कारण तो कई टाइप के यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलेगा। पढ़ने का क्वेश्चन ढेर सारा टॉपिक आएगा यहाँ पर भी, और क्वेश्चंस भी हम लोग बनाएंगे कि धारा प्रवाहित हो रही है तो कितने चुंबकीय क्षेत्र किसी बिंदु पे उत्पन्न होगा, उसका डायरेक्शन क्या होगा, कितना फोर्स लगेगा, इन सब बात को हम लोग पढ़ेंगे। इसके अलावा कुछ आगे चलेंगे तो इसी से संबंधित, क्योंकि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, इसी पे आधारित बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट जैसे कि वोल्ट मीटर पढ़ेंगे, मीटर पढ़ेंगे, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पढ़ेंगे, कई सारे क्वेश्चन पढ़ेंगे जो इस पर आधारित होगा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करेंट पर, और इसका यूज होता है आगे। तो चलिए हम लोग सब देखते हैं आगे। पहले यही जान लेते हैं कि क्या होता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करेंट, यानी विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है। तो जब किसी चालक तार से धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, और वह तब तक रहता है जब तक कि चालक से धारा प्रवाहित होती रहती है। इसी घटना को कहा जाता है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, यानी किसी चालक से जब हम धारा को प्रवाहित करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसके चारों ओर, और चुंबकीय क्षेत्र तब तक रहता है जब तक कि चालक से धारा प्रवाहित होती रहती है। इसी घटना को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। अब ये विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव है इसको किसने बतलाया था और कैसे उन्होंने एक्सपेरिमेंट की थी, उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। ऑरेस्टेड्स एक्सपेरिमेंट, या इसी को हम लोग ऑरेस्टेड्स इफेक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि ऑरेस्टेड एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इस बात को बतलाया था कि किसी चालक तार से धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होती है। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक ऐसा फ्रेम बनाया था। मैं ऐसे ही आप लोगों को सिंपल तरीका से समझा देता हूँ। एक ऐसा स्टैंड उन्होंने बनाया, इस स्टैंड में एक तार लगा दिया ए बी, और ये तार की जो डायरेक्शन थी वो उत्तर दक्षिण दिशा की ओर थी। ठीक है, और इसके नीचे एक सुई था इस प्रकार। कौन सा, ये किस प्रकार का सुई था, तो इसको ये मैग्नेटिक सुई था, चुंबकीय सुई। और आप जानते हैं कि चुंबक जो होता है, आगे पढ़ेंगे चुंबक के बारे में पढ़ेंगे हम, कि किसी भी चुंबक को जब हम मुक्त रूप से अगर लटकाते हैं तो वो उत्तर दक्षिण दिशा की ओर आकर रुकती है। जिसका रीजन होता है कि पृथ्वी भी एक बहुत बड़ा चुंबक का गोला है, इसलिए वो उत्तर दक्षिण दिशा की ओर आकर रुकती है, उसके आकर्षण होता है। वो आगे हम लोग पढ़ेंगे कि पृथ्वी का जो उत्तरी गोलार्ध है उधर चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव होता है, और दक्षिणी गोलार्ध में चुंबकीय उत्तरी ध्रुव होता है, जिसके कारण किसी चुंबक को अगर हम लटकाते हैं तो वो उत्तर दक्षिण दिशा की ओर रुकता है, क्योंकि अपोजिट पोल के कारण उसमें आकर्षण होता है। तो ये सब बात हम आगे पढ़ेंगे। तो जब उन्होंने एक ऐसा स्टैंड लिया, इस स्टैंड में उन्होंने क्या किया था कि एक तार है जिसको उत्तर दक्षिण दिशा की ओर रखे, और इसी में एक सुई लिए, चुंबकीय सुई। ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या किया कि धारा को प्रवाहित किया एबी में। अब सोच लीजिए कि क्या थी, तार किस डायरेक्शन में था, उत्तर दक्षिण। मान लीजिए कि ये नॉर्थ है और ये वाला साउथ है। तो शुरुआत में जब किसी भी मैग्नेट को लटकाते हैं तो वो उत्तर दक्षिण दिशा में ही रुकती है, जिसका कारण है कि पृथ्वी भी एक चुंबकीय क्षेत्र है, और पृथ्वी चुंबकीय क्षेत्र होने के कारण चुंबक पर आकर्षण बल लगाता है, जिसके कारण ये चुंबकीय सुई थी। ये चुंबकीय सुई भी शुरुआत में, यानी जब इस वायर से होकर करंट फ्लो नहीं हो रहा था
तब ये उत्तर दक्षिण दिशा में ही था। लेकिन जैसे ही इसमें धारा प्रवाहित हुई, तो जैसे ही इसमें धारा प्रवाहित हुई तो ये जो चुंबकीय सुई था, ये चुंबकीय सुई विक्षेपित होकर वायर के लंबवत आ गई। फिर उन्होंने देखा कि इस सुई को हटाया, यहाँ से पहले वायर के ऊपर रखा, फिर विक्षेपित हो गई, फिर वायर के नीचे रखा, फिर भी विक्षेपित होकर लंबवत आ गई। उसके बाद एक ही स्थान पर रखकर धारा के डायरेक्शन को बदले, उसके बाद भी विक्षेपित हो गई। लेकिन प्रत्येक स्थिति में जो विक्षेपित होने की डायरेक्शन थी वो अलग अलग थी। अब डायरेक्शन भी आपको बताएंगे, ठीक है, डायरेक्शन अलग अलग थी। तो इसी प्रयोग के आधार पर उन्होंने बताया कि किसी भी चालक तार से जब धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, ठीक है। क्योंकि ये जो चुंबकीय सुई था पहले नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में था, जैसे ही इससे होकर धारा प्रवाहित किए तो धारा के प्रवाहित होने से मान लीजिए कि ये जो वायर है वो इसके ऊपर से होकर गुजर रहा है, ऐसा, ठीक है, इस चुंबकीय सुई के ऊपर से। अब चुंबकीय सुई के ऊपर से होकर गुजरा तो जैसे इसमें धारा फ्लो हुआ, ये ऐसे था चुंबकीय सुई, जैसे इसमें से धारा फ्लो हुआ ये मूव कर गई इस प्रकार, ठीक है। यानी पहले इस डायरेक्शन में थी उत्तर दक्षिण दिशा में, अब लंबवत हो गई, ऐसे आ गई। चूंकि पहले पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र के कारण वो उत्तर दक्षिण में था, इसको कोई दूसरा चुंबकीय क्षेत्र नहीं था। लेकिन जैसे ही वायर से धारा को प्रवाहित की गई तो वायर के कारण वहां पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गई, और उस चुंबकीय क्षेत्र के कारण वो जो चुंबकीय सुई थी वो विक्षेपित होकर इस प्रकार हो गई, उसके बल के कारण, ठीक है। तो डायरेक्शन क्या है, किस दिशा से वो चला, तो हमेशा राइट हैंड थंब रूल यूज करना चाहिए चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाले बल का डायरेक्शन निकालने के लिए, ठीक है। अब देख लीजिए, नीचे था चुंबकीय सुई तो उधर हम तलहथी को रखेंगे और चुंबकीय सुई की दिशा की ओर ही उंगली को घुमाएंगे, और जो अंगूठा की दिशा हुई वो बल की दिशा हुई, तो ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगा और ये ऐसे मूव करके ये तार के लंबवत हो गई। अगर हम तार को नीचे कर दें और चुंबकीय सुई को ऊपर कर दें, ठीक है, तो फिर तलहथी नीचे हो गई, यानी चुंबकीय सुई की ओर तलहथी रखेंगे तो चुंबकीय सुई ऊपर आ गया तो तलहथी को ऊपर करेंगे, नीचे कर लेंगे ऊपर की ओर, और उंगली को मूव करेंगे तो बाहर की ओर। यानी कि ये जब नीचे की ओर होता है सुई तो फिर इस डायरेक्शन में लंबवत होता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जब हम चालक से धारा की प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, और जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वो धारा की डायरेक्शन पर निर्भर करती है कि चुंबकीय धारा किस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, इस बात पर निर्भर करती है। तो ये सारी बातें किसने बताया, तो ये सारी बातें ओरेस्ट्रेट ने बताया। उन्होंने बताया कि किसी भी चालक तार से धारा को प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होती है, और जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वो धारा की दिशा पर निर्भर करती है। और ये उनका एक्सपेरिमेंट था। एक्सपेरिमेंट क्या था, उन्होंने एक स्टैंड लिया, एक स्टैंड में एक AB वायर को लिए जो चुंबकीय उत्तर दक्षिण दिशा में थी, फिर इसमें एक चुंबकीय सुई लगी हुई थी, उसके बाद इन्होंने चुंबकीय सुई जो थी वो शुरुआत में उत्तर दक्षिण दिशा में थी, जब तार AB से धारा को प्रवाह कराया तो सुई लंबवत दिशा में उसके आगे, फिर उन्होंने वायर को खोलकर नीचे से लगाया, फिर धारा प्रवाहित किए, फिर से वो विपरीत दिशा से घूमकर लंबवत आ गई, फिर वहां पर ही धारा के डायरेक्शन को अपोजिट करके उन्होंने फ्लो कराया, फिर वो लंबवत हो गई। तो उन्होंने इस बात पर निष्कर्ष निकाला और बोला कि किसी भी चालक तार से जब धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, और जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वो धारा की दिशा पर निर्भर करती है। तो ये था ओस्ट्रेट का प्रभाव, या इसी को ओस्ट्रेट का एक्सपेरिमेंट कहते हैं, ठीक है। तो आपको डेफिनेशन भी याद हो गया होगा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, कि किसी चुंबकीय क्षेत्र से जब हम विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होती है, और वह तब तक रहता है जब तक कि धारा फ्लो होते रहती है, ठीक है। चलिए अब इसके कारण फोर्स क्या लगता है वो हम लोग देखते हैं। तो अब देखते हैं फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लिख सकते हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड।
यानी कोई चार्ज जो है वो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है तो उस पर कितना फोर्स लगेगा उस बात को हम देख लेते हैं। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि एक ऐसा तल है ये इस प्रकार, और इस तल में चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन ये है बी, ऐसा हम मान लेते हैं। ठीक है, और चुंबकीय क्षेत्र के डायरेक्शन ये है, और इसी तल में जो कोई क्यू आवेश है वो भी वेग से चल रहा है। कितना कोण पर? तो चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण पर। ठीक है, यानी ये एक तल है जिसमें चुंबकीय क्षेत्र है ये इस प्रकार, ये इसका डायरेक्शन है चुंबकीय क्षेत्र का, और इस चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण पर आवेश चल रहा है भी वेग से। ठीक है, तो जो इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण इस आवेश पर जो फोर्स लगता है इसके तल के, किसके तल के? तो चुंबकीय क्षेत्र और इसके वेग के, दोनों के तल के लंबवत होता है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि इसका जो वेग का जो नॉर्मल होगा, नॉर्मल डायरेक्शन में ये हो जाएगा वी, ये लिख देते हैं परपेंडिकुलर, चूंकि ये तोड़ेंगे तो एंगल के डायरेक्शन में और ये एंगल के अपोजिट में, तो ये नॉर्मल डायरेक्शन हो गई, और इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होगा ये दोनों के तल में आएगा, यानी उसका तल कुछ इस प्रकार हो जाएगा इसके लंबवत तल में। ठीक है, यानी ये हो जाएगा फोर्स का डायरेक्शन एफ इस प्रकार, जो किस पर निर्भर करेगा? तो ये वेलोसिटी के नॉर्मल डायरेक्शन पर निर्भर करेगा। ठीक है, यानी हमने क्या बताया कि यदि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में ये है और इसी तल में कोई आवेश इस चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण पे गति कर रही है, तो इस पर जो बल लगेगा वो इसके तल के लंबवत डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, ये फोर्स होता है, ये प्रयोग से देखा गया है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट के आधार पर, परीक्षण के आधार पर ऐसा बताया गया कि अगर चुंबकीय क्षेत्र में उससे थीटा कोण पर कोई आवेश भी वेग से चल रहा है तो उस पर जो फोर्स लगेगा आवेश पर, चुंबकीय बल जिसको कहते हैं, वो बल इसके तल के लंबवत दिशा में, यानी चुंबकीय क्षेत्र और v के तल के लंबवत दिशा में लगेगा, और वो किस पर निर्भर करेगा? v इन, यानी जो इसका नॉर्मल डायरेक्शन हो गया वेलोसिटी का। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा? वो हो जाएगा v इन और q इंटू v के बराबर। ठीक है, और v इन क्या चीज है? तो हम जानते हैं कि इसका जब हम एंगल के डायरेक्शन में कंपोनेंट लेते हैं तो ये हो जाएगा v cos थीटा, और अपोजिट में लेते हैं तो ये हो जाएगा v sin थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर जो वैल्यू हो जाएगा एफ एम यानी मैग्नेटिक का, इसके जगह क्या लिखेंगे? v sin थीटा q इंटू v। तो ये जानते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र के पास डायरेक्शन है, ये वेक्टर क्वांटिटी है और ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, इसको हम क्या लिखेंगे? एफ एम इक्वल टू v क्रॉस d इंटू क्यू, ये हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। तो ये मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी मैग्नेटिक फोर्स होता है, यानी किसी चुंबकीय क्षेत्र में जब कोई आवेश भी वेग से गतिशील हो थीटा कोण पर, तो उस पर ये फोर्स लगता है। जो फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है? तो चुंबकीय क्षेत्र तथा उसके वेग के जो तल होता है उसके तल के लंबवत दिशा में लगता है। ठीक है, अगर ये जो वेलोसिटी है आवेश का, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में चले, उसके क्षेत्र के समांतर हो, तो फिर उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब उसी के समांतर चलेगा, उसी के डायरेक्शन में चलेगा, तो थीटा का वैल्यू तो जीरो हो जाएगा, और थीटा का वैल्यू जीरो होगा तो हमें पता है साइन थीटा की वैल्यू जीरो होती है, तो फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, क्योंकि साइन थीटा जीरो यहाँ पे रखेंगे तो ये टोटली जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात को हम ध्यान रखेंगे, इसको पॉइंट बना के लिख लेंगे कि यदि आवेश चुंबकीय क्षेत्र के समांतर दिशा में चले, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में चले, यानी चुंबकीय क्षेत्र और वेग के बीच में कोई कोण न हो, तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स कितना हो जाएगा? मैग्नेटिक फोर्स जीरो हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि थीटा क्या रहेगा? जीरो, और हमें पता है कि साइन थीटा का वैल्यू जीरो होता है, तो इस बात को हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये होता है मैग्नेटिक फोर्स। और अगर चुंबकीय, ये जो आवेश है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में हो, यानी चुंबकीय क्षेत्र भी हो और विद्युतीय क्षेत्र भी हो, दोनों क्षेत्र उपस्थित होते हैं, तो वहां पर जो नेट फोर्स लगते हैं एफ नेट, उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? एफ मैग्नेटिक प्लस एफ इलेक्ट्रिक के बराबर होता है।
ठीक है, और इसी को बोला जाता है लॉरेंट्ज फोर्स, लॉरेंट्ज बल। ठीक है, इस बात को ध्यान, यानी जब कोई गतिशील आवेश विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में हो, यानी विद्युत क्षेत्र भी हो और चुंबकीय क्षेत्र में हो, तो उस पर जो लगने वाला नेट बल होता है वो F मैग्नेटिक प्लस F इलेक्ट्रिक के बराबर होता है और उसको बोला जाता है लॉरेंट्ज बल। ठीक है, अब F नेट का वैल्यू हम निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, अभी हम देखें कि F M का वैल्यू क्या हो रहा है, Q इंटू V क्रॉस B और प्लस Fe। तो हम लोग को पहले से पता है कि किसी भी विद्युत क्षेत्र में यदि कोई आवेश है तो उस पर जो फोर्स लगता है वो QE के बराबर होता है। यहाँ भी Q है, यहाँ भी Q है, Q को हम कॉमन भी कर सकते हैं, तो F नेट बराबर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, Q इंटू V क्रॉस B प्लस E। कई बार के क्वेश्चन में आप देखेंगे तो ऑब्जेक्टिव में डायरेक्टली इस फार्मूला को लिखा हुआ मिलेगा, 2018 के क्वेश्चन में भी एक ये फार्मूला था। ठीक है, तो कई बार के क्वेश्चन में डायरेक्ट इसको पूछ लिया जाता है, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे, इसका नाम भी ध्यान में रखेंगे, इसको लॉरेंट्ज बल बोला जाता है। ठीक है, तो ये होते हैं। अब ये इसकी डायरेक्शन कैसी होती है, ये किस प्रकार चलते हैं, इसका किस पथ पे चलते हैं, हम इन सब बात को भी देख लेते हैं। तो अभी हम लोग देखें कि मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, Q इंटू वी क्रॉस बी। उसके बाद बताएं, ये भी इस बात को ध्यान रखना है, यदि आवेश चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में चले तो फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी कौन जीरो हो जाएगा, क्योंकि इसी फार्मूला को हम कैसे लिख रहे हैं, Q V B साइन थीटा के बराबर। ठीक है, तो अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रही तो फोर्स हो जाएगा जीरो। लेकिन चुंबकीय क्षेत्र और उसके वेग दोनों एक दूसरे के लंबवत डायरेक्शन में, यानी कोण 90 डिग्री हो, तो उस स्थिति में जो फोर्स होगा वो मैक्सिमम फोर्स होगा। यानी जो मैग्नेटिक फोर्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। क्यों मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो फोर्स का वैल्यू है वो साइन थीटा पर निर्भर करेगा, और साइन थीटा का मैक्सिमम मान कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू इसका 1 होगा, यानी 90 डिग्री में, तो ये हो जाएगा Q V B। ठीक है, क्योंकि अगर एक निश्चित चुंबकीय क्षेत्र है ये B, जिसका मान नहीं बदलना है, और उसी में निश्चित वेग से अगर चले B का मान भी नहीं बदलेगा, तो किस स्थिति में फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम होगी, ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है। हम बोल सकते हैं Q V B साइन थीटा होता है फॉर्मूला मैग्नेटिक का, यानी B को भी नहीं बदलना है, Q को भी नहीं बदलना है और वेलोसिटी को भी नहीं बदलना है। उसके बाद भी अगर फोर्स की वैल्यू चेंज हो रही है तो वो किस बात पे निर्भर करेगा, तो वो बात पे किस पे निर्भर करेगा, थीटा पे। सबसे न्यूनतम कम हो जाएगा, जब थीटा जीरो हो जाएगा तब फोर्स जीरो हो गई होगा ना। लेकिन वही जब थीटा मैक्सिमम हो, बढ़े धीरे धीरे बढ़ेगा तो फोर्स की वैल्यू भी बढ़ेगा, तो कब महत्तम होगा, तो महत्तम इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, महत्तम वैल्यू साइन थीटा पे निर्भर करेगा, और साइन थीटा का महत्तम मान 1 होता है प्लस में। ठीक है, और प्लस में कब होता है, जब थीटा का वैल्यू 90 होगा तब। ठीक है, यानी हम बोल सकते हैं कि जब चुंबकीय क्षेत्र और आवेश की गति दोनों एक दूसरे के लंबवत दिशा में हो, अर्थात 90 डिग्री पर, तो फोर्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, महत्तम हो जाएगा। यानी F M मैग्नेटिक फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू क्या चीज है, Q V B, क्योंकि साइन थीटा का वैल्यू हो जाएगा 90 रखेंगे तो बना जाएगा। ठीक है, अब इस F मैक्सिमम, इस मैक्सिमम फोर्स से हम चुंबकीय क्षेत्र का एक छोटा सा यहाँ पर डेफिनेशन दे सकते हैं। ठीक है, कैसे दे सकते हैं, तो B बराबर हो जाएगा F M का मैक्सिमम वैल्यू अपॉन Q इंटू B। सिंपल सा, यहाँ से डेफिनेशन क्या देंगे कि चुंबकीय क्षेत्र के महत्तम मान तथा QV के अनुपात को, चुंबकीय क्षेत्र के महत्तम मान तथा QV के अनुपात को हम चुंबकीय बल के महत्तम मान तथा QV के अनुपात को चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, यहाँ से एक डिफिनेशन दे सकते हैं इसका। चलिए इसका वैसा मात्रक भी हम यहाँ से लिख लेते हैं, चुंबकीय क्षेत्र निकाल लिए तो, क्योंकि ये तो फोर्स का फॉर्मूला था, इस फॉर्मूला से हम चुंबकीय क्षेत्र का डेफिनेशन दे लिए। अब इसका ऐसा ही मात्रक वगैरह देख लेते हैं, तो ऐसा ही मात्रक देखेंगे तो ये फोर्स है, अब फोर्स कोई सा भी है उसका ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन रहेगा। ठीक है, नीचे आवेश है तो आवेश का क्या चीज होता है, कूलम्ब होता है, और ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी का क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, तो आप देख लीजिए ये न्यूटन
और इसी को हम ऐसा लिख सकते हैं कूलम बटे सेकेंड, इस सेकेंड को यहाँ पे ले आएंगे और इनटू मीटर, ऐसा लिख सकते हैं ना। तो क्या हो जाएगा ये न्यूटन और नीचे हो जाएगा ये कूलम प्रति सेकेंड को हम एम्पियर करते हैं, क्योंकि आई बराबर होता है क्यू बटे टी, तो कूलम और प्रति सेकेंड ये हो जाएगा एम्पियर और इनटू मीटर, और इसी को बोला जाता है टेस्ला। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है टेस्ला। तो चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा ही मात्रा क्या होता है टेस्ला होता है, इसको हम टी से लिखते हैं। ठीक है, और ये जो होता है वो बड़ा यूनिट होता है, इसको एक अन्य मात्रक छोटा यूनिट से भी सूचित किया जाता है जिसको गाउस बोला जाता है, और उसको हम लोग क्या से लिखते हैं जी से लिखते हैं। ठीक है, और एक गाउस बराबर होता है 10⁻⁻⁴ टेस्ला, इस बात को भी आप ध्यान रखें। तो चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रक क्या होता है टेस्ला होता है, एक अन्य मात्रक छोटा सा होता है, जो छोटा होता है वो क्या होता है गॉस होता है, और एक गॉस बराबर क्या होता है 10⁻⁻⁴ टेस्ला। ठीक है, चलिए फिर और इसका डायमेंशन भी निकाल लेते हैं। चुंबकीय क्षेत्र का डायमेंशन क्या होगा, तो आप देख सकते हैं कि ऊपर फोर्स है, चुंबकीय क्षेत्र का हमें डायमेंशन निकालना है, तो ऊपर फोर्स है और फोर्स का डायमेंशन होता है mL/t-2। नीचे क्या चीज है आवेश, आवेश का डायमेंशन क्या होता है, तो हम जानते हैं कि Q बराबर होता है IT। ठीक है, तो हम इसका डायमेंशन AT या फिर हम क्या लिख सकते हैं IT, दोनों होगा, तो हम इसका डायमेंशन लिख लेते हैं AT। ठीक है, और इनटू में वेलोसिटी है, वेलोसिटी का क्या होता है LT इनवर्स। अब ये L से L क्या होगा कट जाएगा, तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा M, ये T भी कट जाएगा। ठीक है, तो बचेगा क्या T⁻⁻² और A इनवर्स, इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं mL0 T-2 और A इनवर्स, हम ऐसा भी लिख सकते हैं। ये हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र का डायमेंशन। ठीक है, तो ये इसका यूनिट डायमेंशन था। अब ये कैसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किस पथ पे गति करेगा उसको हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोग थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में यदि कोई आवेश गति कर रहा है तो वो किस पथ पे चलेगा, उसका मोशन कैसा रहेगा और उसके द्वारा क्या वर्क डन होगा, उसको हम लोग समझते हैं, फिर कैलकुलेशन भी कर लेंगे। तो देख लीजिए ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, एक क्रॉस कहने का मतलब परपेंडिकुलर टू द सरफेस, मतलब ये जो तल है इस तल के लंबवत अंदर की ओर इनसाइड। ठीक है, और यही अगर डॉट डायरेक्शन से अगर दिखलाते हैं तो उसका मतलब होता है परपेंडिकुलर आउटसाइड, बाहर लंबवत इस प्रकार। तो यहाँ पे हमने क्या दिया है क्रॉस, इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र जो है वो अंदर की ओर है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र किधर है, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है, और इस चुंबकीय क्षेत्र में किस प्रकार चल रही है, इस डायरेक्शन में ये चल रहा है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में, मतलब चुंबकीय क्षेत्र देख लीजिए आप इस डायरेक्शन में है ऐसे अंदर की ओर, और आवेश इस प्रकार मूव कर रहा है इसके लंबवत दिशा में। ठीक है, तो फोर्स किधर रहेगा वो हम लोग देख लेंगे, उस फोर्स के कारण इसकी जो पथ होगी वो कैसा पथ होगा, इसकी वेलोसिटी क्या होगी, वर्क डन क्या होगी, इन सब बात पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो हम अभी बताएं कि जो फोर्स का डायरेक्शन हम निकालते हैं वो राइट हैंड थंब रूल के अनुसार निकालते हैं। राइट हैंड थंब रूल क्या करते हैं कि जो वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में होती है आवेश की, उस डायरेक्शन में हम अपने हाथ को रखेंगे, तलहथी को हम उधर रखेंगे जिधर चुंबकीय क्षेत्र होता है, और उंगली को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर ही मोड़ेंगे, और जो अंगूठा की दिशा आएगी वो डायरेक्शन बल की डायरेक्शन है। ठीक है, इसको बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल, और राइट हैंड थंब रूल से ही हम मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, तो हम हाथ को आवेश की गति के दिशा में रखेंगे ऐसे, तलहथी को किधर खोलेंगे जिधर चुंबकीय क्षेत्र रहेगा, और उंगली को किधर मूव करेंगे तो जिधर चुंबकीय क्षेत्र है उस तरफ, और जो अंगूठा की दिशा है वो बल की दिशा होती है। तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र कैसा है, चुंबकीय क्षेत्र है इस तल के लंबवत अंदर की ओर, और यहाँ पर आवेश इस डायरेक्शन में चल रही है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर, आवेश इस प्रकार यानी 90 डिग्री के कोण पर। ठीक है, तो हम यहाँ पर फोर्स की डायरेक्शन निकाल लेते हैं। मान लेते हैं कि आवेश इस O बिंदु से चलना शुरू किया। ठीक है, तो देख लीजिए आवेश की गति के दिशा में अपना हाथ की रखेंगे, तलहथी को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर, तो अंदर की ओर है, अब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर मूव करेंगे, तो अंगूठा किधर ऊपर, तो यहाँ पर फोर्स लगेगा ऊपर।
अब ये आगे की ओर चल रहा था, लेकिन इस पर फोर्स लगा ऊपर, कितना डिग्री के कोण पर? 90 डिग्री के कोण पर। अभी अभी बताएं कि जो चुंबकीय बल लगता है वो चुंबकीय बल चुंबकीय क्षेत्र तथा वेग के तल के लंबवत दिशा में होता है। और ये जो लंबवत दिशा, तो चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार आप देख सकते हैं, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है और डायरेक्शन इसकी इधर इस प्रकार। तो चुंबकीय बल जो किधर होगा? इस दोनों के तल के लंबवत, यानी ऊपर की ओर, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, दोनों के, ये चुंबकीय क्षेत्र और ये वाला आवेश की गति, तो दोनों के लिए ये तल हुआ, इस तल के लंबवत फोर्स ऊपर लगेगा। तो यहाँ पे फोर्स ऊपर लगेगा, जिसके कारण ये थोड़ा थोड़ा मुड़ना शुरू हो जाएगा। मान लीजिए कि थोड़ी देर बाद ये आवेश यहाँ क्यू पर पहुंच गया। अब क्यू पर पहुंच गया, फिर से आप डायरेक्शन निकाल लीजिए, देख लीजिए चुंबकीय जो ये आवेश है यहाँ पर, ये आवेश यहाँ पहुंचा था, इसकी गति इधर है, तो उसके डायरेक्शन में हाथ को रखें, तलहटी को चुंबकीय क्षेत्र, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र लंबवत अंदर की ओर है, और उसी पर उंगली को मूव करेंगे तो फोर्स किधर लगा? इस तरफ, तो ये आ गई। फिर यहाँ से आगे की ओर हम एक और पॉइंट लेते हैं Q। ठीक है, Q पॉइंट पर फिर से आप चलकर देख लीजिए, Q पॉइंट पर चलिएगा तो यहाँ पर देख लीजिए, फिर से हम आवेश की गति की ओर अपना हाथ को रखें, तलहटी चुंबकीय क्षेत्र की ओर, और इसको मूव करेंगे तो ये नीचे की ओर। ठीक है, यानी आप हर बार देख लीजिए तो वेलोसिटी के लंबवत दिशा में ही बल लग रहा है। ठीक है, अब वेलोसिटी के लंबवत दिशा में बल लगने के कारण यह वृत्ताकार पथ पर चलना शुरू कर देगा। ठीक है, यहाँ पर भी फोर्स देख लीजिए आप, तो लंबवत दिशा में लग रहा था, यहाँ पर भी लंबवत और यहाँ पर भी लंबवत, यानी हर बार वेलोसिटी के लंबवत दिशा में लगता है, जिसके कारण उसको मोड़ देता है और इसको वृत्ताकार पथ पे घुमा देता है। तो हम बोल सकते हैं कि यदि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेश गतिशील है तो वो वृत्ताकार पथ पर चलेगा। ठीक है, क्योंकि फोर्स उसके लंबवत दिशा में चलेगी, वृत्ताकार पथ पर चलेगा, लेकिन किस प्रकार के वेग से? तो वो एक समान वेग से चलेगा, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो मैग्नेटिक फोर्स लगता है वो वेलोसिटी के लंबवत दिशा में लग रहा है, वेलोसिटी के लंबवत दिशा में लग रहा है, इसलिए इसके वेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, केवल उसका दिशा बदलेगा। क्योंकि यहाँ पर ये डायरेक्शन में था, यहाँ पर ये डायरेक्शन हो गया, यहाँ पर ये डायरेक्शन हुआ, लेकिन उसके परिमाण में कोई परिवर्तन नहीं होगा। परिमाण में क्यों नहीं होगा परिवर्तन? क्योंकि जो यहाँ पर फोर्स का डायरेक्शन है वो फोर्स इसके वेग के लंबवत दिशा में लग रहा है, जिसके कारण उसके डायरेक्शन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो हम ये बात को जान लिए कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में यदि चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में कोई आवेश गतिशील है तो वो किस पथ पर चलेगा? वृत्ताकार पथ पर चलेगा। और किस चाल से चलेगा? तो एक समान चाल से चलेगा। क्यों एक समान चाल से चलेगा? क्योंकि जो फोर्स लगता है वो उसके गति के लंबवत दिशा में लगता है, जिससे उसके परिमाण में कोई परिवर्तन नहीं होता है, केवल उसके दिशा में परिवर्तन होता है। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर इस चुंबकीय फोर्स के द्वारा कितना वर्क डन होगा, क्या कार्य होगा। तो आप देख सकते हैं इसकी जो गति है वो इस तरफ है। ठीक है, यहाँ पर भी देख लीजिए तो गति इस तरफ है, लेकिन इसमें विस्थापन क्या होगी? उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। ऐसे आप ये भी जान सकते हैं कि एक चक्कर पूरा लगाता है, एक चक्कर पूरा लगाएगा तो विस्थापन 0 होगा। ठीक है, लेकिन अगर नॉर्मली अगर हम एक छोटे से पॉइंट के लिए समझे तो ये गति इस तरफ कर रहा है, तो जिस दिशा में गति करेगा विस्थापन की डायरेक्शन वो हो गई, और फोर्स इधर लग रहा है तो ये हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें जो फोर्स और विस्थापन की जो दिशा होती है वो एक दूसरे के लंबवत होता है। ठीक है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की दिशा क्या हो गई? एक दूसरे के लंबवत हो जाती है, और जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की दिशा हो जाएगी, लंबवत हो जाएगी, तो वर्क डन 0 हो जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि F बराबर होता है W बराबर होता है F डॉट D। ठीक है, यानी W बराबर F D cos थीटा। ठीक है, अब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट लंबवत दिशा में है तो W बराबर क्या हो जाएगा? F D cos 90, और cos 90 का वैल्यू क्या होता है? 0 होता है, तो W क्या हो जाएगा? 0, यानी वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से हमें केवल 2 बातें मूल रूप से जानना है, जो कि काफी आप समझ सकते हैं, काफी थेसिस पर आधारित है। क्योंकि वर्क डन कितना होगा? तो 0 हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के लंबवत दिशा में है,
उसके बाद एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत दिशा में अगर गति कर रहा है तो वो वृत्ताकार पथ पे चलेगा, एक समान चाल से चलेगा। एक समान चाल से क्यों चलेगा? क्योंकि फोर्स जो होता है उसके वेग के लंबवत दिशा में लगता है, जिससे उसके वेग के परिमाण में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, केवल उसका डायरेक्शन बदल जाता है। ठीक है, तो फिर जब हम अगले क्लास में आएंगे तो ये जो जिस पथ पे चल रही है उस पथ की त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे, उसका हम आवृत्ति ज्ञात करेंगे कि जब ये वृत्ताकार पथ पे चलता है तो उसकी आवृत्ति होती है। इसी आधार पे फिर हम साइक्लोट्रॉन के बारे में पढ़ेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप देखते रहिए DPR यूट्यूब चैनल और इसको अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। किसी प्रकार का परेशानी हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।